नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज की लर्निंग में दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक कंपनी विशेष को जिसका नाम है मारुति सुजुकी। इसके बारे में कौन है जो इंडिया में नहीं जानता है। छोटे से छोटे शहरों में इसकी क्या है, बिकवाली है और लोग इसको चॉइस से खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रेट भी काफ़ी सस्ता आता है और जो मॉडल्स हैं, जो काम काज है, वो भी काफ़ी अच्छी करती देखी गई और एक पुरानी कंपनी के तौर पे यहाँ पे बनती हुई देखी गई। चाहे इनका मॉडल की बात किया जाए, जहाँ इक्विटा, चाहे वो मारुति सुजुकी की बात किया जाए जिसमें कि काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, चाहे डिजायर हो, स्विफ्ट हो, अल्टो हो, जैसे बड़ी इनके पास छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं। और ये आजकल जिसमें कि नेक्सा के अंदर चाहे बोलेरो हो, जिमनीज हो, इन्विक्टो हो, फॉरिक्स जैसे जो कुछ ब्रांड्स इनके पास जो एक नई मॉडल के साथ लॉन्च करती जा। फिलहाल हम इसको मॉडल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ना कुछ आपके सामने इस कंपनी के प्रोडक्टिविटीज के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिजनेस मॉडल में क्या करती है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। कंपनी की बात किया जाए तो एक तरह से ज्वाइंट वेंचर में कंपनी बनी थी मारुति और सुजुकी, क्या जहाँ पे मारुति और सुजुकी का एक ज्वाइंट वेंचर है कंपनी, जो इंडिया में लिस्टेड है और करीब करीब 12,000 से ज्यादा के स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिला। सवाल ये है कि मार्केट में कई बार ये चलती है, कई बार गिरती है। मैं स्टॉक प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे क्या चल रही है और क्या ये मार्केट में स्थिरता बनाती है या काफी सारे पैसे निकलते हैं, तो क्या पैसे आते भी हैं? क्योंकि एक तरफ लोगों के पास पॉकेट में पैसे जाते हैं तो दूसरे के पॉकेट से वैसे निकलते हैं। कई बार वॉल्यूशंस में अप डाउन की सिचुएशन क्रिएट होती है। कंपनी की बात किया जाए तो यहाँ पे देखा गया कि कंपनी ईयरली बेसिस पे अभी तक का जो टर्नओवर था, जो कि मार्च 25 का आंकड़ा निकल के आई, जहां कंपनी के बारे में कहती है कि एक तरफ रिपोर्ट आती है कि जो सेल्स हैं वो काफी डाउन हो गई। तो वहां पे देखा गया कि यहाँ पे सेल्स के आधार पे यदि आप देखते हैं तो केवल 1,52,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट में इनका सेल्स हुआ है ओवरऑल पूरे मार्केट में, चाहे वो एक्सपोर्ट किया हो, चाहे इंपोर्ट किया हो, चाहे इंक्लूडिंग द इंडियन डोमेस्टिक सेल्स की बात ही क्यों ना की। 13% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी रखी हुई है और साथ में कंपनी की बात किया जाए जो कि 30% तक की नियरली डिविडेंड पे आउट की बात भी शामिल कर। रिसेंटली ईयर बेसिस पे चर्चा किया जाए तो कंपनी का जो सेल्स था लास्ट 3 साल में, चाहे प्रॉफिट था, सेल्स था, काफी अच्छी रहा। लेकिन लास्ट 12 महीने में इनका जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो थोड़ा सा ज्यादा ही पेन क्रिएट करती देखी गई। अर्थात ये सभी एक ही दिशा में चल रही थी, लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR के डेटा बेसिस पे 8% की डिक्लाइन हुई है। क्योंकि स्टॉक चार्ट की बात किया जाए तो चार्ट जो है वो काफी अट्रैक्टिव भी है और चार्ट काफी मोमेंटल भी है। यहाँ पे देखने को लगता है कि सीधे सीधे चार्ट के अकॉर्डिंगली मार्केट में जल्दी जल्दी में काफी डिमांड बढ़ती है और डिमांड जितना बढ़ती है उससे ज्यादा पिट जाती है, तो फिर डिमांड उसके विस्तार से आगे हो जाती है। सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि एक बॉटम से यदि आप मार्केट की पिक के इस आधार पे देखते हैं तो सोचने वाली बात ये कि स्टॉक की प्राइस करीब करीब कितना 10,700 से जंप होके अब मार्केट की प्राइस 13,000 पे चली जाती है। अर्थात सीधा सीधा कह सकते हैं कि 25% की नियरली रैली बनाती है फ्रॉम द बॉटम से। अर्थात ये चलती कैसे है और यहाँ पे मार्केट में लोग खरीदते कहाँ और यहाँ पे बेचने का सिलसिला कैसे होता है, उसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे सिंगल गोल्डन रूल के माध्यम से। कंपेटिटर के जॉन पे देखा जाए, जहां पे मारुति सुजुकी कंपेयर करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स, मरकरी ईवी और हिंदुस्तान मोटर जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी भी शामिल है। वहां पे इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 3,84,000 करोड़ की मार्केट कैप। और इस 3,84,000 करोड़ की मार्केट कैप में कंपनी ओवरऑल लास्ट कुछ पीरियड में कितनी कमाती है? 1,52,000 करोड़ की इनकी सेल्स हुई। अर्थात मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली सेल्स काफी छोटा सा पार्ट देखने को मिला है। लेकिन इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक स्टॉक की बात किया जाए तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि 5% ज्यादा ओवर वेटेज है। जबकि इंट्रेंसिक वैल्यू के कंपैरिजन मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से वायरल नहीं हुई है। प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप के पास 58% से ज्यादा की होल्डिंग है। जहां तक ROE ROC का सवाल है, दोनों अभी तक के हिसाब से अच्छी रिटर्न क्रिएट कर। नेट इनकम मार्जिन जो कंपनी कार और बड़ी व्हीकल्स बनाती है और बेचती है, ओवरऑल नेट इनकम मार्जिन 9% के आसपास आती है, जिसमें हमने रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड करने के बाद जो कंपनी ने प्रॉफिट की बात किया, हमने इनको आपस में परसेंटेज कन्वर्ट किया तो समझ में आया कि 9% बनती है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है जहां तक कंपनी का सवाल है। और कंपनी की बात किया तो इस कंपनी में करीब करीब 3,78,000 शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बना हुआ देखा गया है।
डेट्स के मामले में बिल्कुल 0/0 की बात कहती है, अर्थात अच्छी ग्रोथ की बात शामिल करती है कि आखिर इंटरेस्ट की बर्डन नहीं। ईयरली ग्रोथ के बारे में हमने देखा कि 1,52,000 करोड़ के आसपास की टर्नओवर रही, जबकि कंपनी में इंटरेस्ट केवल 5,200 करोड़ के आसपास जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम आती है। तो कंपनी इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं के मुताबिक, मतलब 200 करोड़ का देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसलिए इसको नील बट्टा नील पे रखा गया। यदि कंपनी की रिसेंटली की बात करें तो 40,000 करोड़ की इनका टोटल इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में सेल्स हुआ, और इसमें 12% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बचा के कंपनी ने रखी। रिस्क के मुताबिक देखना ये जरूरी है कि आखिर पैसे कितने दिन में आते हैं इनके वेंडरों से, तो वो कहती है करीब करीब 2 हफ्ता में पैसे आ जाते हैं, जो कि इनके लिए क्या होती है, किसी बिजनेस में सेल्स को करना, प्रॉफिट को दिखाना, ये एक अहम मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आखिर पैसे कितने दिन में इनके पास आते हैं, जिससे कि फंड फ्लो या कैश फ्लो पे ज्यादा फर्क ना पड़े। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जिस कंपनी में शेयर होल्डिंग की बात करें, जहाँ पे प्रमोटर के पास, प्रमोटर ग्रुप के पास जो होल्डिंग्स हैं, जिसमें सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन के पास जो होल्डिंग है वो 58% के आसपास है। तो अर्थात ये कह सकते हैं कंपनी में जो ज्यादातर होल्डिंग है वो किसके पास है, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पास है। और इस कंपनी के अलावा इसमें होल्डिंग की बात करें तो FIDA की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। आम पब्लिक के पास होल्डिंग केवल केवल 3% की बची है, अर्थात याद से नहीं, काफी पुराना डेटा। DIA के पास की बात में काफी सारे DI यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल्स हों, चाहे वो LICs की बात किया जाए, चाहे वो इसके अलावा SBI इक्विटी मिनिमम वेरिएंट फंड जैसे जो फंड है वो बैठी हुई है। इसके अलावा चाहे HDFC म्यूचुअल, अर्थात ये कह सकते हैं कि इस कंपनी में बड़े निवेशक के तौर पे DII की भूमिका लगातार बनी हुई है, जो कि लगातार दिन ब दिन अपनी पोजीशन को बढ़ाने में व्यस्त है। पहले 18%, फिर 19%, फिर 20%, फिर 22, और आजकल 23.5 से ज्यादा है। और ये पोजीशन कहाँ से सेटअप हुआ है, ये FII ने बेचा है, DII ने खरीदा है, और इन बीच में आम पब्लिक के पास जो होल्डिंग था उसमें अप डाउन का सिचुएशन चलती देखी गई। रिसेंटली की बात किया जाए कंपनी का, कभी कस्टमर एक्विजिशन की बात किया तो कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कोई जिक्र किया होगा, जिसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। और कंपनी ने क्या कहा है उस पे एक झलक समझने की कोशिश करते हैं, और कंपेयर भी करके दिया है Q4 2024 से 25 को डेटा। 24 और 25 के डेटा के मुताबिक यदि YoY की ग्रोथ की बात करें तो टोटल सेल्स वॉल्यूम में 3.5% की वृद्धि हुई है, तो वहीं पे नेट प्रॉफिट भी करीब करीब 6% बढ़ती है। यदि EBITDA की बात किया तो 14% ज्यादा गिरावट रही, तो वहीं पे चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी करीब 4% से ज्यादा गिरावट रही है। भले ही कंपनी ने सेल्स किया, भले ही कंपनी ने नेट सेल्स में वॉल्यूम 6% इंक्रीज किया, और भले ही सेल्स वॉल्यूम में 3.5। तो दिक्कतों का सामना कहाँ करना पड़ा कंपनी के पास, तो यहाँ पे देखा गया कि बेसिस पॉइंट की बात किया तो 2024-25 के दौरान में इसमें चेंज हुआ, मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती देखी गई। इसके अलावा जो इंक्रीमेंट था उसकी बात किया जाए, इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट की बात किया जाता है, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे बेसिस पॉइंट में चेंज आई थी। और साथ में हमने इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात किया जाए, नेगेटिव फैक्टर को लेकर कहती है कि न्यू प्लांट रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो कि करकट डोहाज ग्रीन फील्ड्स प्लांट्स की बात कहती है। इसके अलावा कहते हैं हायर सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा रहा, नेगेटिव फैक्टर की बात कहती है। और साथ में हायर मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इनके पास निगेटिव फैक्टर के तौर पे बनी गई है। वहीं पे पॉजिटिव फैक्टर के तौर पे हायर नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात किया था कहती है, साथ में इनकी सेल्स वॉल्यूम से लेकर के फिर दोबारा देखा गया कि करीब 6% से ज़्यादा। तो वहीं पे यदि आप QRQ के बेसिस पे देखते हैं तो करीब करीब सेल्स नेट सेल्स वॉल्यूम में करीब 5.5% के आसपास रहती देखी गई है। इसमें भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट की बात किया है, जहाँ पे न्यू प्लांट्स को लेकर के, चाहे हायर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को लेकर, चाहे एडवर्स कमोडिटी प्राइसेस को लेकर के, और प्राइस एडवर्टाइजमेंट्स, हायर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को लेकर के। तो दूसरी तरफ पॉजिटिव की बात कहती है कि लोअर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस और हायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात शामिल करती है। ये कुछ डेटाबेस था जिसको हमने जानने की कोशिश किया।
इसको यदि कंपेयर करते हैं कंपिटिटर्स के जोन से मुकाबले, तो वाई वाई में जैसे हमने देखा कि 6% से ज़्यादा, तो वहीं वाई वाई में करीब सेल्स में नेट प्रॉफिट में पिटाई हुई थी। वहीं प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में करीब 5.5% तो लेकर के करीब नियरली 5% तक वृद्धि दर्ज करती है। जबकि पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल चेन की बात किया तो ओवरऑल मार्केट में गिरावट ही रही है, अर्थात अभी तक मुताबिक जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का था तो क्वार्टर में थोड़ा सा स्थिरता ही बनती देखी गई है, खास करके मरकरी ईवी इलेक्ट्रिक को लेकर के जो लास्ट डेटा कहता है, इसका यदि मार्च का डेटा नहीं आया होगा तो शायद इसमें कुछ कंफ्यूजन की बात सामने हो। कंपनी में हमने ये देखा और समझने की कोशिश किया कि आखिर कंपनी रिस्क फैक्टर के रिस्क के बारे में बिल्कुल नहीं कहती, सलेंट बैठी है। रिटर्न का जो डिमांड्स हैं, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, तो वहीं पे मार्केट में कई दफ़ा हमने देखा कि मार्केट में उछल कूद करती रहती है। तो फिर कई सारे सवाल ये होती है कि आखिर हमें मिलेगा तो मिलेगा क्या, जबकि सेंसेक्स से कंपेयर कर किया जाए कि स्टॉक प्राइस या बीएसई ऑटो इंडस्ट्रीज से या फिर बीएसई कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट 10 सालों में इनके स्टॉक प्राइस में 227% की वृद्धि दर्ज करती है, जबकि ईयर एंड ईयर हो, मंथ एंड मंथ हो, लगातार डिमांड बनती देखी गई है। अर्थात अच्छे खासे पैसे बने, अच्छे खासे पैसे निकले, उसका एक हकीकत आपके सामने देने की कोशिश करता हूँ, और वो क्या कहता है उस चार्ट के माध्यम से ये आपको समझाने की कोशिश। देखिए दोस्तों, जब भी मौका मिले तो कहते हैं कुछ अच्छे सामान हो तो आप अच्छे समय तक, अच्छे लंबे समय तक रख भी सकते हैं। अदरवाइज छोटे पीरियड के लिए यदि कहा जाए तो सीधा सीधा कहते हैं कि आखिर टारगेट क्या है और एशल क्या है, क्योंकि जब आप लंबे पीरियड के लिए होते हैं तो एक टाइम फ्रेम का के हिसाब से चलते हैं, वहां टारगेट नहीं देखते। वहां पे छोटे पीरियड में हमेशा टारगेट और एशल के पीछे लोग भागते हैं, इसलिए हमने इसको लेकर कहा कि गोल्डन रूल एप्लीकेबल हो सकता है, और वो ये कहता है कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड है डिमांड की, और डिमांड के ट्रेंड में क्या होता है, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग होता है, इसलिए जब भी मौका मिले पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और लगातार होती हुई ट्रेंड में पार्शियली बाइंग का सिचुएशन बनती है, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी। जैसे मार्केट में अभी पुल बैक क्रिएट करती है, इससे पहले भी करीब पुल बैक क्रिएट किया था, और मार्केट में जब रिजल्ट बेटर है तो कामकाज आगे चल करके अच्छी होने की उम्मीद किया जाता है, विदाउट कोई प्रेडिक्शंस को लेकर के, ओनली ऑन एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे। यदि वीडियोस के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन मिलता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक चीज को और हमेशा ध्यान रखिएगा, और वो ये कहता है कि जब मार्केट को आप देख रहे हैं तो मार्केट में पूरे के पूरे पेयर्स चेन को देखिए, तो पूरे के पूरे पेयर्स चेन में देखा गया कि ओवरऑल मार्केट सेगमेंट में 14% की बिकवाली झेल चुकी है। इसमें कुछ ज्यादा तो कुछ कम। निम्न यदि आप इस लमसम वाली कंपनी की बात करें, जिसमें कि मारुति सुजुकी हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, हुंडई कंपनी हो, इसमें केवल 11% से लेकर 14% तक रखी है, जिसमें सबसे ज्यादा गिरने वाले में हुंडई मोटर्स था, लेकिन उसकी वैल्यूज में काफी ज्यादा उछाल उसी टाइम पे मिला था, बाद में थोड़ा सा नकारती देखी गई मार्केट को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टॉक के साथ, नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। आपको वीडियोस के अंदर वैल्यू एडिशन मिलने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।